अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम कुछ सवाल करते हैं। देखिए सवाल है, दो अलग अलग तरह के सवाल दिए हैं, जैसे पहले ये कर देते हैं। बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालें। तो याद हमने 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पार्सनर, ब्रैकेट और कोन, जिसमें हमने n1 का मान बताया था। मैंने कहा था 1 2 3 4 5 होता था। श्रेणियों के कंटिन्यू क्रम में याद होना चाहिए, लाइमन, बामर, पार्सनर, ब्रैकेट, कोन। तो n1 का मान 1 2 3 4 5, ठीक है। n2 का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था अपने ने, n1 प्लस p फॉर्मूला बताया था, ये बताया था। अब यहाँ सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पाया हुआ है कि न्यूनतम और एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य। तो इसका मीनिंग क्या है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य जब होगा जब इलेक्ट्रॉन जो श्रेणी है उससे अगले वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन आए। जैसे अगर लाइमन श्रेणी देंगे तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगा? जब n2 का मान 2 होगा। बामर श्रेणी है तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगा? जब n2 का मान 3 होगा। यानी n1 से एक अगले वाले कक्ष से जब इलेक्ट्रॉन आता है तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य। हमें ऐसा ध्यान रखना है, कोई भी श्रेणी हो जाए, क्या है, n1 का जो मान है उसके अगले जो कक्ष है उससे अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा। और कोई भी श्रेणी आ जाए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अनंत से आता है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अनंत से आता है। तो दो ध्यान रखना है, किसी भी श्रेणी का कोई सवाल आ जाए तो सॉल्व करने के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए n1 से अगला वाला कोई भी श्रेणी हो, और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए? अनंत से। तो देखो इसमें क्या करें, सबसे पहले बामर श्रेणी के लिए पहला काम है, बामर श्रेणी है तो लाइमन, बामर, n1 का मान सबको याद है, n1 बराबर 2। अब मैं सबसे कर रहा हूं पहले अधिकतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अभी मैंने बता दिया अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा, उससे अगले वाले कक्ष के लिए n2 का मान 3 हो जाएगा। n2 का मान क्या हो जाएगा? 3। कॉपी फॉर्मूला लगाओ, 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। ये अधिकतम है, क्या मैं लिख देता हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग क्या हो गया? अधिकतम। अरे ये लिख सकते हो आप, हिंदी में लिख सकते हो अधिकतम। 1/λ मैक्सिमम वैल्यू करो, यहां r की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? n1 का मान 2 का स्क्वायर, n2 का मान 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1/λ मैक्सिमम = r 1/4 - 1/9। तो 1/λ मैक्सिमम = r 36 एलसीएम आया, यहां आ जाएगा 9 - 4। तो कितना हो गया? 1/λ मैक्सिमम = कितना हो गया? 5r/36। अब चाहे उल्टा करो भी तो ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। जब उल्टा करो ताकि रेशियो में आसानी रहेगी, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम का पूछ रहा है। तो न्यूनतम मैक्सिमम यहां से करो, क्या हो जाएगा? 36/5r। अब आ जाए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होता है? जब n2 का मान यूनिट होता है। तो n1 का मान बामर को ही है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होगा? n2 यूनिट। वापस जब 1/λ मिनिमम = r, मैं डायरेक्ट 1/n1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। और जब भी 1/∞ कटे तो 0 हो जाता है। 1/λ मिनिमम = r/4। ठीक है, तो अपने को लैम्डा मिनिमम निकालना है। तो लैम्डा मिनिमम उल्टा कर दूं, क्या हो गया? 4/r। अब किसका पूछ रहा है? न्यूनतम और अधिकतम का। वो न्यूनतम और अधिकतम का पूछ रहा है, समीकरण 2 में 1 का भाग देना पड़ेगा। तो जो सवाल में दिया उसको उसी रूप में लेना पड़ेगा। तो इस सवाल में हमको न्यूनतम और अधिकतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछ रहा है। लैम्डा मिनिमम बटा लैम्डा मैक्सिमम = क्या हो गया? 4/r। और बट्टे में 4 क्या आ रहा है?
36/5 8 से 8 हो गया तो लैम्डा मिनिमम बटा लैम्डा मैक्सिमम 4 5 पर आएगा 36 डिवाइड बाय 9 बार लैम्डा मिनिमम बटा लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू 5/9 तो अनुपात क्या आ गया भाई 5/9 का अनुपात आया है। ये सवाल बहुत बार आप बोर्ड के पेपर में होंगे तो बहुत बार बोर्ड के पेपरों में आया हुआ है। कभी कभी दोनों एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी अलग आ जाते हैं कि आपका सिर्फ लाइमन का निकालो सॉरी एडिकम का निकालो या न्यूटन का निकालो श्रेणी कोई भी हो सकती है लाइमन पामन पास। अब ये हो गया सवाल सॉल्व। अब इसी प्रकार हमने एक सवाल और किया हुआ है, ठीक है। ये तो पहले पूरा ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए, इरेज करके हम अगला सवाल करते हैं। फिर अगला सवाल भी अच्छा सवाल क्या हुआ है, ये तो हुआ हमारा अधिकतम और न्यूनतम तरंग देने के लिए। अब देखिए सवाल ये बहुत अच्छा सवाल दिया। क्या सवाल दिया है, किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर ए बी सी की ऊर्जा ई है, ई बी और ई सी और 3 प्रकार का संक्रमण हो रहा है। एक तो सी से बी में, बी से ए में और सी से ए में। इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है। तो सवाल को कैसे करेंगे, बोर हीट की परिकल्पना। बोर हीट की परिकल्पना क्या था, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC/λ। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी से हमको 3 संक्रमण से 3 इक्वेशन बनेगी। एक तो सी से, सबसे पहले करूं ऊर्जा स्तर सी से बी में संक्रमण के लिए ऊर्जा स्तर सी से बी में संक्रमण के लिए क्या हो जाएगा, EC माइनस EB HC और तरंग दैर्ध्य पहले क्या देंगे लैम्डा 1 इक्वेशन ये बनेगी। ऊर्जा स्तर सी से बी में संक्रमण के लिए आगे EC माइनस बोर की तृतीय परिकल्पना से कर रहे हैं। बोर की तृतीय परिकल्पना E2 माइनस E1 बराबर h म्यू और म्यू को C/λ लिखते हैं। दूसरा संक्रमण क्या दिया, B से C। ऊर्जा स्तर B से A में संक्रमण के लिए EB माइनस EA बराबर HC/λ। ऊर्जा स्तर B से A में संक्रमण के लिए। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, ऊर्जा स्तर C से A में संक्रमण के लिए ऊर्जा स्तर C से A में संक्रमण के लिए तो क्या हो जाएगा कि EC माइनस EA बराबर HC/λ। ये तो हमारा सवाल में दिया उसी समय की सी से बी में संक्रमण लिया, उसकी लैम्डा फिर बी से लैम्डा लिया। अब हमको ये प्रूफ करना है लैम्डा 3 बराबर, तो कैसे करें। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूं तो कुछ देखिए, ये प्लस 3 की कभी माइनस का जाएगा तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने का EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA बराबर HC/λ प्लस HC/λ। तो देखो ये प्लस का है माइनस का है बच गया, क्या बच गया EC माइनस EA और यहाँ से देखो HC कॉमन आ रहा है 1/λ1 प्लस 1/λ। ठीक है, एल से ले लेता हूं EC माइनस E का इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर वैल्यू रख लीजिए HC क्या से हमारा λ1 λ2 से हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे λ2 प्लस λ1 से आया सॉल्व करके। अब देखो समीकरण 3 से इसका मान आ रहा होगा, हो गया सॉल्व तो समीकरण 4 में समीकरण 4 और 3 से यहाँ पे EC माइनस E है, यहाँ पे EC माइनस E है, तो इस EC माइनस E का मान क्या आ गया
HC अपॉन लैम्डा, HC लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2, HC से HC कर दिया। अब यहाँ पर आपको लैम्डा 3 निकालना है, ये 1 अपॉन लैम्डा 3 उल्टा कर दिया, लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। हमको ये प्रूव करना था। बहुत अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको बोर्ड की द्वितीय परिकल्पना मालूम होनी चाहिए, उसी से सॉल्व किया है। क्योंकि यहाँ पर हम 2 प्रकार का 3 अलग अलग समीकरण दिए हुए हैं। पहले C से B के लिए सॉल्व किया, फिर B से A के लिए सॉल्व किया, फिर C से A के लिए किया, फिर इक्वेशन आई, उन इक्वेशनों को आपस में बनाया और सॉल्व किया, तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो आपका इस पे आपके अलग अलग ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकते, कैसे यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान लगे और लैम्डा 3 का मान पूछ ले, तो हम यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान रखकर लैम्डा 3 का मान भी याद कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अलग प्रकार का न्यूमेरिकल आया है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें दो डेफिनेशन भाई चैप्टर डेफिनेशन को कंप्लीट करके हमारा चैप्टर भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक है तो आपने 11 में पढ़ी हुई है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, और किसी भी कक्ष से कर सकते हैं, और उत्तेजित होकर जरूरी नहीं आपका दूसरा वो कहां पर चला जाए, अनंत पर चला जाए। कहां पर चला जाए? अनंत पर। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु के N के कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के N के कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ नहीं पता है किस कक्ष में जाना है, यानी वो उत्तेजित होकर सीधा अनंत में जाना है, इसलिए क्या हो जाएगा? E इंफिनिटी माइनस E है, और E इंफिनिटी 0 होता है। जैसे जैसे आगे जाकर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, E इंफिनिटी पर अनंत पर जो ऊर्जा होती है उसको 0 मानते हैं, इससे आयनन ऊर्जा बराबर माइनस E है। आयनन ऊर्जा बराबर माइनस E है। E का फॉर्मूला यार निकाल चुके हैं, कैसे निकाला था? N के कक्ष की ऊर्जा में निकालेगी आपको माइनस 13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। हम किसी भी कक्ष की ऊर्जा निकाल के आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले कक्ष की आयनन ऊर्जा पूछे N बराबर 1, ठीक है, तो कितनी आएगी? माइनस 13.6 और माइनस 13.6 और यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा को किसी भी कक्ष के लिए आयनन ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला है माइनस En, और ठीक है, इस फॉर्मूले पे अलग अलग कक्ष की ऊर्जा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आयनन विभव दिया होगा। आयनन विभव क्या होगा? आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के किसी या आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से कंप्लीट किया जाएगा, क्या है? आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है,
आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से संतुलित किया जाता है उसे आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से संतुलित किया जाता है तो आयनन विभव। अब जैसे हम जानते हैं कि बराबर होता है W अपॉन Q, और W यहाँ ऊर्जा ही है तो आयनन विभव बराबर आयनन ऊर्जा, Q यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, किसी भी कक्ष से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और कहां पे जाएगा, अनंत पर, वो तो क्या हो जाती है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या हो गई, ठीक है। अब एक और चीज उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, यानी द्वितीय कक्ष से प्रथम कक्ष में, ठीक है। तो कोई भी कक्ष दे सकता है, उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष, हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्ष से, हाइड्रोजन परमाणु किसी भी कक्ष से, किसी भी कक्ष से दूसरे कक्ष, यानी जैसे प्रथम से द्वितीय में, द्वितीय में तृतीय में, जैसे सवाल के रूप में ले लें, जैसे एग्जाम्पल में ले लें, सवाल यह है जैसे हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने पर, जब जाने के लिए आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा, आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा। तो यह क्या हो रहा है, प्रथम से दूसरे में जा रहा है, उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी, 2 माइनस, ठीक है। एक कोई भी कक्ष दे सकता है और E2 का मान हम नीचे निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको आगे ले सकता हूं, जैसे अगर मैं E1 निकालूंगा माइनस 13.6 प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष निकालूं माइनस 13.6/4 माइनस 3.4, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रथम से पूछा तो उत्तेजन ऊर्जा आ जाए, ये न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। द्वितीय कक्ष की ऊर्जा है माइनस 3.4 और प्रथम कक्ष की माइनस 13.6, सोल्व करेंगे उत्तेजन ऊर्जा बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन, 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, यानी कि किसी भी कक्ष से अगले कक्ष में उत्तेजित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार अगर उत्तेजन विभव की परिभाषा पूछ रहा है, ऊपर जो परिभाषा है, उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, क्या है, उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, उत्तेजन विभव बराबर उत्तेजन ऊर्जा अपॉन में, जैसे इसी का निकालेंगे, जैसे उत्तेजन विभव पूछ रहा है और उत्तेजन ऊर्जा की निकाली 10.2 इलेक्ट्रॉन बटे में उत्तेजन
उत्तेजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष से उत्तेजित होगा और अनंत पे चला जाएगा, इसलिए E इंक्रीज माइनस इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ सवाल आ जाए आयनन ऊर्जा में न्यूक्लियर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात करो, इसीलिए आ जाएगा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक कक्ष से दूसरे कक्ष को ले जाने की आवश्यकता को उत्तेजन ऊर्जा। तो यह आज हमारा 14 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। परमाणुीय भौतिकी, इसके जो अलग अलग सवाल भी थे वो भी हमने कर लिए हैं, पूरी थ्योरी हो गई। अगला चैप्टर हम इसी का जो अगला 15वां चैप्टर है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।